नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और लगातार हम राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी हम देते रहते हैं। और फिलहाल मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र में और डबवाली के विधायक अमित सिहाग उनके कार्यालय में हम मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का रुझान बना हुआ है, किस तरह से पिछले 5 साल में क्या कुछ इनके अचीवमेंट है जिसकी वजह से लोग दोबारा इनको विधायक चुने, क्या कुछ कारण मानते हैं और इसके अलावा क्या क्या मूलभूत समस्याएं इस हलके की है, क्या कुछ पिछले 5 साल में वो करना चाह रहे थे जो कि नहीं कर पाए और अब उनको क्या कुछ उम्मीद है लोगों से और लोगों की उम्मीदों पर वो किस तरह से खरा उतर पाते हैं, उनसे पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया भाई। किस तरह का रुझान माहौल चल रहा है अभी, क्योंकि महीने से कम रह गए हैं चुनाव वोटिंग को? पुनिया भाई, आपने लोकसभा में एक रुझान देखा होगा, आम चर्चा थी। मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा सिरसा लोकसभा का जी। कि जब चर्चा थी कि शैलजा जी को टिकट मिलेगी और कांग्रेस पार्टी लाखों वोटों से जीती। 1 लाख की शुरुआत लोग बोल रहे थे और एक जनता का मन था, सब लोग एकजुट हो गए, हर जगह एक ही आवाज थी, प्रजातंत्र बचाना है, ये सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को देना है। और जब चुनाव खत्म हुआ तो 3.25 लाख वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो मैं मानता हूँ उसी तरह का और भी मजबूत, क्योंकि जनता जो इस सरकार, जो क्षेत्रीय सरकार है, उससे बहुत भारी नाराजगी जनता के बीच में। एक तो ये पहलू जो कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ग्रोथ पिछले कुछ समय में और ज्यादा हुई, वो एक और बड़ा फैक्टर है। मैं मानता हूँ अपने क्षेत्र में जो नेता अपनी भूमिका, जैसे मैंने अपने 4.5 साल बतौर विपक्ष के नेता भी हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का और जो चीजें संभव थी मैंने उनको हल कराने का भी काम किया। एक विश्वसनीयता की बात है। तो मैं मानता हूँ, और जिस तरह की दूसरी पार्टियों की कार्यशैली रही उनके नेता की, सत्ता में रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने केवल अपने स्वार्थ की राजनीति की हो, या जो जनता जो चाहती थी कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा उदाहरण था, जो अपने आप को पार्टियां कहती थी कि हम किसान हितैषी पार्टियां हैं, हमारा तो आधार ही किसान, उन्होंने सबसे पहले किसानों से मुंह मोड़ने का काम किया। तो सभी पहलुओं को अगर आप देखकर विश्लेषण करके देखोगे तो आज की तारीख में मानता हूँ जनता का एक पूरा मन है, रुख है, और वो फिर से उसी तरीके से संगठित होकर कांग्रेस पार्टी को एक भारी बहुमत से सरकार बनाने की तरफ ले जाने का काम कर। अभी पिछले 5 साल में आपको बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया था, क्या क्या अचीवमेंट आपके थे जिसके आधार पर बेस्ट एमएलए आपको चुना गया था? देखिए, विधानसभा का एक बड़ा अहम पटल, वो अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष मैं पिछले सालों में इस टेन्योर से पहले जितने देखे, अधिकतम जो लोग, बहुत से लोग हैं जो प्रभावशाली रूप ढंग से अपनी बात रखते थे, काम करते थे, कोशिश थी, बट अधिकतम लोग उसको औपचारिकता मात्र पे था। और जो सबसे बड़ा काम ही एक विधायक का चुना जाना होता है कि वे विधानसभा में आपके क्षेत्र के मुद्दों को रखे, उनके ऊपर विश्लेषण हो, बातचीत हो और उनको हल कराने का फिर प्रयास करे धरातल पर। वो भूमिका किसी की तरफ से दिखाई नहीं देती थी। मेरी एक कोशिश रही कि एक बड़ी वो जो छोटे स्तर की राजनीति होती है, जिसमें सिर्फ विधानसभा को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कई नेताओं द्वारा कि एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप किया जाए, जहां मुद्दे की बात थी मैंने सरकार को कटघरे में लाने का भी काम किया, मगर उसके साथ साथ अपने मुद्दों को तथ्य संगत तरीके से हर प्राथमिकता से उठाने का काम किया, और उठाते हुए उनको सही मायने में, उनको सिर्फ औपचारिकता मात्र नहीं, उनको आखिर छोर तक ले जाके हल कराने का काम किया। और ये मैं मानता हूं कि चाहे जो विपक्ष, सत्ता पक्ष में भी बैठी हुई सरकार थी भाजपा की, उन्होंने भी, मैं मानता हूं कि उनके नेताओं को भी और जो बाकी लोग थे, जो कमेटी गठन होती है, सबने ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि भी कहीं ये डिजर्व करते हैं। और तो मैं मानता हूँ उस चीज का रहा, और एक जनता का मैं मानता हूँ जो आशीर्वाद साथ, बिना जनता के आशीर्वाद के आप चाहे कुछ भी करें सफलता नहीं कर सकते। 5 साल में क्या क्या ऐसा अचीवमेंट आपने हासिल किया है, काम किए हैं, जिसके बलबूते पर आप वोट दोबारा मांग रहे हैं? देखिए, मैं इसका सबसे एक बड़ा, जैसे आपने कहा भी अवार्ड का, इसका एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण और प्रमाण है। भाजपा के बड़े शीर्ष नेता ने एक बार इसी तरह की एक बात कही थी, और उन्होंने इस बात का किया कि भाई आप, अमित जी, इकलौते नेता हैं दोनों पार्टियों में, ये उनका विश्लेषण था कि जो राजनीति को सही मायने में समाज सेवा के रूप में ले। तो मैं, क्योंकि मैं तो विपक्ष का था उनके लिए और उनकी तरफ से आना, तो मैं इस चीज़ का मैंने कहा कि भाई ये मैं इसका गर्व महसूस करता हूँ कि अगर आप
जो सत्ता में होते हुए भी महसूस करते हैं कि विपक्ष का एक नेता, इस लायक समझा। हाँ, मुझे इस लायक आप मानते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको सही, तो मैं ईमानदारी जो मैं मानता हूँ, इससे बात ये निकल कर आई कि जो ईमानदारी से हर मुद्दे को, मैंने कभी भी इस चीज से नहीं देखा दृष्टिकोण से कि मैंने सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, मैंने ईमानदारी से उसको एक समाज सेवा के रूप कि मेरे पास एक ताकत है, मैं उस ताकत का सदुपयोग करके अगर किसी को प्राथमिकता से कोई लाभ पहुंचा सकता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने उसको जी जान लगा दी। और मैं यही कहता हूँ कि आज जो शराफत संग विकास की राजनीति का एक डॉक्टर साहब का सिद्धांत था मेरे पिताजी का, उस सिद्धांत को हम आगे लेकर गए और विपक्ष में भी उस सिद्धांत को हमने जीवित रखा है। और अब मैं मानता हूँ सरकार का बड़ा मौका है, तो आज मैं मानता हूँ जब वो विपक्ष में हम सीमित ताकत के साथ बहुत कुछ करने में कामयाब थे, जब हमारे पास सत्ता पक्ष की बड़ी ताकत होगी तो मैं मानता हूँ बड़े स्तर पर हम काम कर पाएंगे। तो ये एक मैं मानता हूँ बड़ा वो है जो जनता को जिसके बारे में सोचते हुए 5 साल में क्या ऐसा मलाल रह गया जो अब की बार अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप अगर विधायक बन जाते हैं दूसरी बार, तो वो क्या मलाल है जिनको आप दूर करना चाहोगे? मैं वो मानता हूँ 3 प्राथमिकताएं हैं। एक तो मैं सिंचाई के लिए हमेशा किसानों के लिए, जो मेरे पिताजी के ने मुझे हमेशा सीख दी कि भी किसान के लिए सिंचाई सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, उनके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे, सफलता भी मिली। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष पूरा प्रोजेक्ट्स पूरे होने से पहले यहाँ पे खत्म रोक दिए गए, तो उनको मैं, हालांकि मैंने पूरी आवाज उठाई और अब मैं सरकार के सामने उस चीज को रजिस्टर करवाने का काम किया, मगर अभी भी वो राजनीतिक भेंट चढ़ा रहा और वो पूरे नहीं हुए। जैसे कालवाना खरीफ चैनल, तिकड़ी खरीफ चैनल, हमारे 2 प्रोजेक्ट्स थे, उनको मैं दोबारा मंजूर करवा के और सही ढंग से उन्हें पूरा करवाने का काम करूँगा। ये मेरा मलाल भी है और ये आगे की मेरी सोच भी। उसके साथ साथ मैं मानता हूँ एक जो औद्योगिक रूप से सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की, नारे भी बहुत दिए कि हर ब्लॉक पे, हर जिले पर एक उद्योग को स्थापित किया जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं। मैंने उस पर कई बार इस बात को रखा भी, तो इस चीज को मैं मानता हूँ। और एक जो नशे की समस्या व्यापक है, इसको पुलिस जिला बनाने में हम जरूर कामयाब हुए, पर अभी तक वो पुलिस जिला पूरी तरीके से कारगर नहीं है। ना प्रशासनिक रूप से लोग इतने अधिकारी हैं, ना संसाधन है, ना मैं मानता हूँ ऊपरी स्तर पर सोच है। तो सरकार बदलेगी, सोच बदलेगी, तो मैं मानता हूँ वो भी एक मेरा मलाल नहीं कहूंगा उसमें, कि वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अभी अगर बात करते हैं आपके विपक्ष के जेजेपी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से आरोप है कि आपने ई लाइब्रेरी वो बना रहे थे और आपने बाई नेम चुनाव आयोग को लिख कर वो काम रुकवाया है। वो कह रहे हैं भी मैं कोई नशा थोड़ी बेच रहा था। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैंने पहले भी इस दिन बात कही थी। बात सिर्फ ये है कि अगर आपकी नीयत है कुछ करने की, 4.5 साल आपके पास सरकार का साथ, सरकार की बड़ी ताकत थी, नीयत कहाँ थी वहां पे उस समय ई लाइब्रेरी बनाने? जनता को गुमराह करने का काम के अलावा अगर आपके पास सच्ची नीयत होती, उस समय मैं एक विधायक था जहां पर जिसने इस मुद्दे को उठाया था विधानसभा के सत्र में। एक मेरी तरफ से सुझाव था सरकार को उस समय बजट सत्र में कि यहाँ पर व्यापक ढंग से ई लाइब्रेरी और जिम खोले जाए, कि नशे की समस्या से डील करने के युवाओं के सोच को सही दिशा में ले जाने की। सरकार ने उसकी घोषणा की थी, खट्टर साहब ने 2000 पहले वर्ष में हम 1000 खोले। मैंने इसके ऊपर आगे प्रक्रिया भी चलाई यहाँ पर, जब उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग मुहैया कराइए, जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स होंगी गाँव में हम वहां पर बनवा कर देंगे। जो इनका महकमा था, जो इनके पास ही वो महकमा, ठीक है, मैंने उसकी सूची भी बना कर दी 10 गाँव की, दोनों ब्लॉक में, ओडा और यहाँ पे खुद सर्वेक्षण करके कि कहाँ कहाँ पे मैं अपने पास बिल्डिंग पहले से, ताकि खर्च सरकार का कम आए और बाकी सुविधा मैं खुद भी देने को तैयार हूँ। बारी बारी पत्राचार करने के बाद, फोन करने के बाद, बातचीत करने के बाद कोई सिरे पे नहीं चढ़ाया। आज जब चुनाव आ गए, 1.5 महीने पहले चुनाव शुरू हो गया, तकरीबन आचार संहिता लगी, अब वो एक बोर्ड लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम ये ई लाइब्रेरी हमने बना दी। तो ये आज कहीं ना कहीं उनकी उस सोच को दर्शाता है। मैंने कहा कि एक राजशाही सोच पे से संबंध रखते हैं, क्योंकि एक चुनाव फ्री एंड फेयर किसी को कहते हैं, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या होती है? एक आचार संहिता होती है। आचार संहिता को इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना होता है कि भाई कोई भी इस तरह की गतिविधि ना हो जो किसी को गलत तरीके से प्रभावित करने का काम करे। कल तो सरकार कहेगी कि भाई चुनाव के आखिरी दिन हम नौकरियां की घोषणा करते हैं, तो कल सरकार कही तो हमने नौकरियों की घोषणा की थी, हमने कहा ड्रग्स बेचे थे, तो कोई भी हम नौकरी, कल मैं 2 संस्था लेकर आ जाऊं और कह दूं कि यहाँ तो मैंने 10 और कुछ नया प्रयोग शुरू कर दिया, कल कोई और धनाढ्य व्यक्ति आए, वो कहे कि मैंने तो ये सारा फेंक दिया, ये सारे ले जाओ घरों पे,
कल मैं कुछ भी देने तो मैं किसी को ड्रग्स थोड़ी बेच रहा था, मैं तो यहाँ पे किसी को मोटरसाइकिल दे रहा था, मैं तो किसी के मकान का खर्च दे रहा था। तो ये बात उसी तरीके की सोच के कि हम पे कोई कानून और व्यवस्था लागू नहीं, और अगर कानून और व्यवस्था जो है अगर वो उनके ऊपर कार्रवाई करती है और क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने को नहीं तो उसकी उनकी करने की नीयत नहीं। कई जो इन्होंने ढांचे शुरू किए हैं अगर उनके अंदर भी जाकर देखेंगे उनके अंदर कोई सुविधा नहीं है। और जब प्रशासन कई बार पहली बार मैं इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने कार्रवाई की है तो उस कार्रवाई के ऊपर उनको कहीं ना कहीं वो रखता है। मैं तो सीधा उनको न्योता देता हूँ, अगली सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। अगली सरकार के अंदर बनने के बाद इनके पास 5 साल का खुला समय है, पूरी तरीके से फ्री होंगे। तो वो पूरा फ्री समय क्यों, दिवाली क्यों, उनके बाडड़ा में उनकी माता जी थे, उचाना में उनके भाई साहब हैं, हर जगह पे पूरे हरियाणा के अंदर आप पूरे हरियाणा के अंदर ही लाइब्रेरीज खोली, कौन रोक रहा है। और मैं भी सहयोग दूंगा, मुझसे जो सहयोग की उम्मीद करेंगे, चाहे वो खुद का बोर्ड लगाना चाहे उसमें भी अमित सियाह का सहयोग है। मुझसे कंप्यूटर की जरूरत हो मैं दे दूंगा, आप अपना बोर्ड लगा। मेरे और हमने फर्क किया है, मैंने 4-5 ई लाइब्रेरीज को सहयोग दिया, ये तो अभी कर रहे हैं, 1.5-2 साल पहले से मैं शुरू हुआ हूँ और मैं उसे गंभीरता पूर्वक करता हूँ। और कभी भी मैं जाके ये नहीं कहा कि भी इस ई लाइब्रेरी के ऊपर अमित सियाह का बोर्ड आना चाहिए। जहाँ पे जिस लाइब्रेरी चल रही थी मैं पीछे रहकर उनका सहयोग कर आया ताकि वो आगे चले। इनका रोग है कि पहले हमारा बोर्ड लगाए उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो मतलब वो जो सोच है वो आपके सामने है, मगर प्रजातंत्र में इनका किसी तरह का कोई विश्वास नहीं। आदित्य चौटाला उन्होंने बीजेपी छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर ली है, क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है और अब इसको आपके चुनाव में कितनी फाइटिंग आप समझते हैं? मैं इसका देखिए कोई आधार नहीं मानता, सही बात है, देखो सीधी बात है। एक व्यक्ति विशेष एक पार्टी में पहले थे जिसको अपनी माँ कहा करते थे, लोकदल को उस समय वो अपनी माँ कहते थे कि हम तो इस पार्टी से आते हैं। कहीं ना कहीं से वो होके फिर उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा। अब भाजपा ने उनको जिला परिषद बनने के अंदर भी उनकी एक भूमिका, भाजपा टिकट भी दी जैसे भी रहा, वो उनका 9 साल उसमें रहे। जब उसमें आए तो उन्होंने उसी पार्टी जहाँ से वो आए थे उसको वो कहते थे कि इसके अंदर हर तरह के आरोप उस पार्टी के ऊपर लगाए, उनके नेताओं के ऊपर लगाए। पिछले चुनाव में आपने भली भांति देखा होगा कि जो पार्टी के मुखिया जिन्होंने ज्वाइन करवाया उनके खिलाफ क्या बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ क्या बात रखते थे। तो 9 साल जिस पार्टी के अंदर, और आज भी छोड़ी कब है, छोड़ी तब है जब चुनाव का आखिरी 2 दिन रह गए टिकट की घोषणा होने में, उस समय छोड़ी है। अगर इतना ही आपको भ्रमित हो चुके थे इस पार्टी से तो आपके पास पूरा मौका था 4-5 साल कहते कि भैया मैं तो जमीनी स्तर पर अकेला उतर के लड़ाई लड़ूंगा और उसके बाद काम करूंगा। उस समय तो नहीं लड़ी और अब कह रहे हैं कि भाई आज 9 साल बाद वही जो माँ जिसको माँ बोलते थे उसको छोड़ दिया। बीच में देवीलाल जी की कहते हैं, मैं तो देवीलाल जी का सही मायने में वारिस मैं हूँ, मैं उनकी विचारधारा को आगे ले जाता हूँ। और देवीलाल जी के जो विचारधारा को आगे ले जाते हैं वो बीजेपी में जब किसान आंदोलन हुआ, छोड़ने का तो मौका उस समय था। सबसे बड़ा मौका छोड़ा किस लिए कि अगर टिकट काटी जा रही है इसलिए छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा कि जो सिद्धांत थे, यहाँ किसान कहते जो आप तो नाम भी देवीलाल जी का लगाते हो, तो आज देवीलाल जी के विचार पे तो चलने का समय था, उस समय छोड़ते। उस समय तो क्या कहा था उन्होंने, आपके सामने जो बयान दिए थे, मंच पे बयान दिए थे, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं, हर एक किसान जानता है। तो नियत आप जनता के सामने है कि आज कोई विश्वसनीयता नहीं। और ये वही है, मैंने जैसे कहा आपको कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बी टीम के रूप में भाजपा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि भाजपा का धरातल पे पूरी तरीके से वोट बैंक डाउन हो चुका है। उनको है कि इस चुनाव के अंदर आज की तारीख में हमारे पास कोई आधार बचा नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह के प्रयोग करके, जैसे वो हमेशा एक प्रयोगशाला चलाए रखते हैं, एक नई प्रयोगशाला है। मगर जनता इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाली 5 तारीख को, एक साथ जब वोट के अधिकार के साथ एक प्रजातंत्र का जो सही मायने में राजनीति बदलने का काम 5 तारीख को। एक राजनीति में चर्चा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो की तरफ से सपोर्ट की गई थी, कितनी सच्चाई इस चीज़ में? क्योंकि इनेलो का जो प्रत्याशी था डॉक्टर सीताराम, उनको बहुत कम वोट आए थे। देखिए आप सीधा इस चीज़ का उदाहरण लीजिए, आज ये तो जेजेपी वाले भी कहते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं, तो मैं उनके पूछना चाहता हूँ कि इतना अगर जेजेपी वाले, पहली बात तो वो है, तो जेजेपी के जो खुद नेत्री थे जो यहाँ से विधायक थे, तो वो ये छोड़ के क्यों चले गए? अगर इस क्षेत्र के अंदर इतना ही था तो वो यहाँ चुनाव लड़ सकते थे। बाकी जहाँ तक सीधी सी बात ये है कि वो
आपको ये सवाल करना चाहिए लोक दल वालों से, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई खूबी देखी होगी उन्होंने। उस समय जब मैं चुनाव लड़ा, अगर उन्होंने सपोर्ट किया, आज भी लोक दल के बहुत सारे साथी छोड़कर भी आ रहे हैं और ये कहते हैं कि चाहे हम किसी पार्टी में हैं, हमारा मन आपके साथ है। कई बार कोई पार्टी की बंदिशें हो सकती हैं और जनता का मन आपके साथ। जनता केवल एक पार्टी नहीं, जनता सही मायने में अपनी विचार भी रखती है और बहुत सारी इस बात से ऊब चुके हैं कि हमें केवल बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ आज भाजपा के भी बहुत लोग होंगे जो पार्टी की नीतियों से ये है कि बट चलो फिर भी कई लोग कहते हैं कि हम इस पार्टी में हैं राजनीतिक रूप से, वो भी मैं मानता हूँ खुले रूप से जहां उन्हें जो सही लगता है वो उसका समर्थन करेंगे। तो जहां पे उम्मीदवार की बात आती है, कई बार बहुत सारे आपने क्षेत्रों में देखा होगा, अगर उम्मीदवार किसी भी पार्टी के व्यक्ति को सही लगता है तो वो कहता है भाई हम अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ भी जाकर आपको वोट देंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन जिन साथियों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, चाहे वो लोकदल के थे, चाहे वो भाजपा के थे, चाहे वो आम जनता थी, कांग्रेस पार्टी के तो हमारे साथी हैं। तो मैं सभी का मैं मानता हूँ क्योंकि एक जनता का चुनाव केवल एक पार्टी से संबंधित नहीं, और ये लड़ाई भी आज जो है एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आज सही मायने में इस हल्के की राजनीति को बदल के शराफत संघ विकास की और एक बड़ी ताकत लाके ताकि हम काम कर सके उसकी लड़ाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अमित सिहाग डबवाली के विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं डबवाली से। इनसे हमने हर एक वो सवाल जो आपके सवाल थे वो हमने पूछा है, इन्होंने अपना जवाब दिया है। इन जवाब से आप कितना सरोकार रखते हैं वो कमेंट करके बताएं, और अगर कोई सवाल ऐसा रह गया है तो आने वाले 20 दिन 25 दिन के अंदर फील्ड में ये हैं, जब भी हम दोबारा मुलाकात होगी तब वो सवाल भी आपके वो इनसे पूछने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।